अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तो बच्चों आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन सब लोग। जी माशाल्लाह। कल 10th का जो रिज़ल्ट था उसके प्रोग्राम्स में बिज़ी होने की वजह से कल लेक्चर अपना नहीं हो पाया। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नताइज हमारे हासिल हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी अपनी क्लासेस का बेहतरीन उम्दा नतीजा रहा। मैथ्स में 95 हाई मार्क्स हमारे क्लास के हैं जी। और तकरीबन स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने नताइज दिए। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ ने भी अच्छे मार्क्स हासिल किए। ऑल ओवर देखा जाए तो लड़कियां बाजी मारी गई है ना। 12th में क्या लड़कियों ने ही बाजी मारी, 10th में भी सेम ऐसे ही। बट अपने क्लासेस में तकरीबन बॉयज़ भी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की जी। तो ऐसे ही आप लोगों को भी, जो लोग अभी कंटिन्यू है, जो इस सेशन को लाइव देख रहे हैं स्टार्टिंग से, ऐसी उम्मीद करूँगा कि ये भी जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नताइज इनके भी हासिल होंगे। चलिए, स्टूडेंट्स ज्वाइन होने तक जो है लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ मेन बेसिक टर्म्स के बारे में मालूमात दे दूंगा मैं। जो आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज, यानी पहले जैसे आप 11 12th होते थे, जैसे 12th एग्ज़ाम, 10th बोर्ड एग्ज़ाम, अब वो नहीं होंगे। अभी जो अपना लेटेस्ट अपडेट आएगा वो पूरा जैसे अपडेटेड एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है आ चुका है। ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, कुछ स्पेशलाइजेशन किया गया है। जैसे कि 9th 10th 11 12th ये 4 साल एक कर दिए गए हैं, आपको पता है। यानी ये 4 साल आपका जो एग्ज़ाम होता था वैसे नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरा 4 साल आपका सेमिस्टर वाइज होगा। जैसे कि फर्स्ट सेमिस्टर आप देंगे 9th में, सेकंड सेमिस्टर 9th का ही रहेगा। ठीक है, 2 सेमिस्टर एक साल में यहाँ पर रखेंगे। थर्ड सेमिस्टर आ जाएगा, उसके बाद 10th नहीं, बल्कि 10th ही रहेगा वो जनरली, बट उसको 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तरह नहीं देंगे आप, थर्ड सेमिस्टर देंगे। फोर्थ सेमिस्टर देंगे तो वो 10th का रहेगा। उसके बाद फिफ्थ सेमिस्टर देंगे आप, वो 11th का रहेगा आपका। सिक्स सेमिस्टर भी 11th का सेकंड रहेगा, मतलब वो। और 7th 8th ऐसे 8 सेमिस्टर एग्ज़ाम्स रहेंगे 9 से 12 तक। इस तरह का आप जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारा बनाया गया है। इसके अलावा जो 5th 6th 7th है, 5th 6th 7th 8th, जो 6th 7th 8th वाला जो 3 ईयर का जो है अपना, इसमें क्या किया गया है स्पेशल, कि जो बच्चे को वैकेशनल कोर्सेज भी करने का साथ साथ एक एडिशनल पार्ट दिया गया है जिसमें वो कुछ ना कुछ हुनर सीख सके। जैसे कि अब 1000 बार अपन बताया जाता है कि भाई कुछ हुनर सीखो, हुनर सीखो। अपने जो स्पेशली बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई पढ़ाई, जो जिसका माइंड ये है कि नौकरियां कहाँ लगते, अपने लोगों को ऐसा बहुत मुश्किल है, आप कोई हुनर सीखो, कुछ करो। तो ऐसा जो बाहर कंट्रीज़ में है ऐसे ही होता है कि पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी होता है। हुनर की मदद से वो खुद ही पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, है ना, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमारा सिस्टम इंडिया का भी अपडेटेड हो चुका है। तो आप लोग ये बोलेंगे कि सर अब आपका कैसा मतलब है ना, यानी आप लोगों की बैच लास्ट रहेगी, यानी आपका 12th का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम वैसे ही होगा जैसा अब तक आता आ गया है। लेकिन आपके बाद वाली जो बैचेस है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो आप लोगों को इससे कोई परेशान होना नहीं है। मतलब सुने होंगे भाई 12th एग्ज़ाम 10th एग्ज़ाम कैंसिल, मतलब क्या, तो एग्ज़ाम कैंसिल से मतलब पूरा ख़त्म थोड़ी करेंगे। एग्ज़ाम तो रहेगा, बस जो पैटर्न है उसको थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखते सिलेबस वगैरह वो वैसे ही रहेगा। एडिशनल सब्जेक्ट कुछ किए गए, जैसे कि भाई 5th 6th 7th 8th करते करते स्टूडेंट जो है कोई दूसरा एक मैकेनिकल कोई वर्क बोलो, या फिर कोई कारपेंटर शॉप है, कोई पेंटिंग है, यानी साइड में वो अपना एक वैकेशनल सब्जेक्ट के हिसाब से कोर्स कर सकता है। ठीक है,
बहुत सारे वर्क जो होते हैं, हुनर एक सीख सकता है वहाँ पर, उसको उसके टाइमिंग वगैरह स्कूल से गाइडेंस पूरा किया जाएगा आगे गवर्नमेंट के ज़रिए भी। तो वो एक बहुत ही अच्छा रहेगा, और ताकि वो इंटर्नशिप आगे चल के कर सके, है ना, यानी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सके, अपने खर्च वगैरह पूरे कर सके। तो बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट का, और बहुत ही ओल्ड सिस्टम फॉलो हो रहा था ऐसे बताया गया, तो अभी मॉडर्न सिस्टम के थ्रू हमारा एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ये होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सब लोग आ गए हैं, इंशाल्लाह अपन अभी शुरू कर देंगे अपना जो, जहाँ पर लास्ट हमने देखे थे बेटा कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम हमने पढ़ लिए थे। नाउ वी हैव टू स्टडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब तक का जो पार्ट था हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब जो पढ़ेंगे वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले आपको समझना हॉरिजॉन्टल क्या रहता, वर्टिकल क्या रहता। जी चलिए, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि जिस पे अपन, जैसे अपना फर्श हो गया या अपना छत हो गया, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी बोलेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक मिनट में ब्रश से बता देता हूँ। हाँ, इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे तो जिस पर हम चल सकते वो है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे अपन पेंडुलम को ऐसे दीवार पे हमारे छत से लटका दिए है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगा अपना। ठीक है, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगा जिस पर आप चल सकते हैं ना, छत पे भी चल सकते, नीचे से नहीं, ऊपर से। नीचे से कैसा चलेंगे, तो ऊपर से चल सकते हैं ना छत की, तो वो है हॉरिजॉन्टल। और जो हमारी दीवारें होती है, घर की वॉल्स जो होती है, वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि हमारे हॉरिजॉन्टल को उर्दू में बोलेंगे बेटा अपन उफ़क़ी सतह। कौन सी सतह बोलेंगे, उफ़क़ी सतह। तो उफ़क़ी सतह पर जो उमूद होती है उनको बोलते हैं हम वर्टिकल, यानी उमूदी। वर्टिकल को क्या बोलेंगे उर्दू में, उमूदी सतह, या फिर उमूदी सिमत बोल सकते हैं आप उसको, और हॉरिजॉन्टल को उफ़क़ी सिमत या उफ़क़ी सतह बोल सकते हैं। ठीक है समझ में। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ऐसा याद रख लेंगे। ठीक है, ये अगर सपोज़ समझ में तो आ गया होगा अच्छे से। ये सपोज़ आपका रूम है ना, रूम है अगर, तो ये जो रूम का ये ऊपर छत है, ये नीचे फर्श है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी सतह, और जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वो जो रहेगी वो वर्टिकल। ठीक है, चलिए, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हम उसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि आपने एक पत्थर को डोरी से बांधा, एक पत्थर को डोरी से बांधा और उसको ऐसा घुमाया, तो ये ऐसा जो घुमा रहे हैं आप, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। और अगर आप इसको, ये पत्थर को ही अगर ऐसे घुमाते हैं तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा, ये कोन शेप। और उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो वो बनेगा हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं आप उसको। एक बात मेन याद रखिए बेटा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज़ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो उमूदी दायरवी हरकत है, या इसका और एक नाम उर्दू में है इंतसाबी दायरवी हरकत। कौन सी, इंतसाबी, ये स्वाद है। ठीक है, इंतसाबी दायरवी हरकत भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, इंतसाबी दायरवी हरकत एक गैर यकसां दायरवी हरकत होती है, ऐसा आप लिख दे सकते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस। तो हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो टाइप है जिसको हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं। पहला, अ कंट्रोल्ड वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज giant wheel or similar games. In this case, the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity. तो टोटली ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं होता, ये एक चीज़ याद रखना। अपन उसको जो है अपने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसको अपन वहाँ पर जो है अटैच करके उसको फोर्स लगा के कंट्रोल करते, या फिर आप बोल सकते, या दूसरी चीज़ स्पीड को कांस्टेंट रख देते अपन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के थ्रू उसको मूव कराते हैं, या फिर कम से कम टोटली कंट्रोल बाय द ग्रेविटी नहीं होना चाहिए। ये दो केस हम है ऑब्जर्वेशन में आता है। और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी, और दूसरा जो है ओनली बाय ग्रेविटी। तो ये पहला वाला जो है एक्सटर्नल
यानी हम कंट्रोल करते, पूरा ग्रेविटी पे नहीं रहता वो या कांस्टेंट रहता वो, और दूसरा वाला जो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट रहता है यानी ग्रेविटी ही। इन दिस केस वी इनिशियली सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी एंड लोएस्ट पॉइंट, है ना। तो हम सबसे पहले ये जो सेकंड वाला केस हमने बोले टोटल ग्रेविटी पे, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, सिर्फ एक बार हम नेसेसरी थोड़ी सी एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे हम उसको दे देते, देन ऑनवर्ड्स द एंटायर काइनेटिक गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आगे कंटिन्यू वहाँ पर एनर्जी मिल जाती है। ड्यूरिंग द मोशन देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस दौरान में जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, यानी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अपन ने जैसे पहले भी पढ़ा था कि एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है ना। इसको अपन आगे डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मेन जो है आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिखना है, आप लिख दो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज़ नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उर्दू वाले भी लिखिए इंतसाबी दायरवी हरकत या उमूदी दायरवी हरकत। इंतसाबी दायरवी हरकत एक गैर यकसा दायरवी हरकत होती है, गैर यकसा दायरवी हरकत होती है, गैर यकसा दायरवी हरकत होती है। ठीक है बेटा, आया समझ में। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर हमको उसके केसेस देखना है। तो जनरली हमारे पास दो केस है, दो केस में पहला जो केस है उसमें बताया गया है मास टाइड अ स्ट्रिंग, यानी एक डोर है, एक डोरी को क्या करे आपने मास लगा दी, यानी बॉब सपोज करो या फिर कोई पत्थर स्टोन कुछ भी हो सकता है, एक डोरी से हमने बांध दिए, ये एक है। और दूसरा वाला जो है जो मास है, हम वो स्ट्रिंग को नहीं, ये डोरी को नहीं बांध के एक रॉड को बांध देते, क्या कर देते, रॉड को अटैच कर देते। डिफरेंस क्या रहता है बेटा दोनों में, कि अगर आप डोरी को घुमाएंगे, डोरी को अगर आप घुमाते हैं, ये डोरी को ऐसा घुमाएंगे, तो जब ये यहाँ पर होगा आपकी डोरी यहाँ पर स्टॉप नहीं रह सकती, ये नीचे आ जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर आगे उसको भी हम देखेंगे। तो और दूसरी जो डिफरेंस है, अगर आपने रॉड लिए तो रॉड आपकी स्ट्रेट यहाँ पे स्टॉप हो सकती है, ये एक मेन चीज़ हमको याद रखना है। तो पहले मास टाइड ऑन अ स्ट्रिंग, क्या देखेंगे अपन, मास टाइड ऑन अ स्ट्रिंग, पहला केस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये हमारा सर्कल है, ये बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 3 पॉइंट कौन से याद रखेंगे आप, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे आज़म मकाम, और ये वाले को बोलेंगे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे निचला मकाम, और इसको बोलेंगे वस्ती मकाम, मिड पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखने का, मिड पॉइंट को M से, लोवेस्ट पॉइंट को L से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, कीजिए फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ कीजिए। उर्दू वाले क्या कीजिए, थेरी लिखिए, इंग्लिश वाले ये फिगर ड्रॉ करो बेटा, उर्दू वाले थेरी लिखो, बोल रहे हम। लिखो, फर्ज कीजिए कि एक शाखोल को बेवजनी गैर लचकदार डोर से बांधकर इंतसाबी सिमत में दायरे में घुमाया गया, तब डोर इंतसाबी सिमत में खौस में लिखो, उमूदी मुस्तवी में खौसबंद, उमूदी मुस्तवी में खौसबंद कर दो, इंतसाबी दायरवी हरकत अंजाम देती है।
इंतसाबी दायरे हरकत अंजाम देती है। आया समझ में? किसी भी नुक्ते पर, कंटिन्यू में, किसी भी नुक्ते पर शाखोल पर दो क़ुव्वतें अमल करेगी। दो क़ुव्वतें अमल करेगी। नंबर 1 या ए भी लिख सकते हैं आप। नंबर ए, शाखोल का वज़न mg, शाखोल का वज़न mg जो उमूदी सिमत में नीचे की जानिब अमल करेगा। पहले से पता है अपने को mg हमेशा नीचे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अमल करता है, जो नीचे की जानिब, उमूदी सिमत में नीचे की जानिब अमल करेगा। कौस में लिख दो मुस्तकिल। और वज़न क्या होता है किसी भी चीज़ का? mg मुस्तकिल होता है, m मुस्तकिल ही होता है, और g एक पर्टिकुलर जगह पर हम अर्थ पे देखेंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट ही होगा। हाँ, पे गए, मून पर गए तो g की वैल्यू चेंज होंगी। अब यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट देख रहे, डोर को घुमा रहे, अर्थ पर ही देख रहे, ज़मीन पर, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए mg कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिखे बेटा, मुस्तकिल होगा, ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज। b लिखो, b, हाँ b, जो सेकंड b वाली जो फोर्स एक्ट होगी पार्टिकल पे, वो रहेगा डोर के तनाव की वजह से क़ुव्वत, डोर के तनाव की वजह से क़ुव्वत जो मरकज़ की जानिब अमल करेगी, मरकज़ की जानिब अमल करेगी, तो जानिब अमल करेगी। ख़ास में लिख दो इसके लिए वक्त और हैयत के मुताबिक इसकी कदर तब्दील होगी। यानी कि पोजीशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है, वो चेंज होगा। नीचे है तो अलग, यहाँ है तो अलग, यहाँ है तो अलग। यहाँ mg हर जगह सेम है, लेकिन हमारा जो टेंशन वो हर जगह पर चेंज होगा। ठीक है, चलो इंग्लिश वाले लिख दो बेटा, उर्दू वाले शक्ल बनाइए। इंग्लिश वाले लिखो, लेट अस कंसीडर a bob tied, T-I-E-D, tied to a massless and inextensible string, full stop. It is whirled along a vertical circle so that the bob performs VCM लिख सकते शॉर्ट में आप। The bob performs vertical circular motion, शॉर्ट में VCM भी लिख सकते, VCM, and the string rotates in a vertical plane, ब्रैकेट में लिख दो ये वाला पॉइंट। At any position of the bob, ये ब्रैकेट में लिख लो ये। At any position of the bob there are only two forces acting on the bob। या नेक्स्ट लाइन से भी लिखे तो चलता, ब्रैकेट नहीं बनाए तो चलता, नेक्स्ट लाइन से लिख दो। चलो इसको पॉइंट बना लेंगे अपन। At any position of the bob there are only two forces acting on the bob. A, its weight mg vertically downward, which is constant. B, the force due to tension along the string, directed along the string and toward the center as it is। लिख लो बेटा, ये ब्रैकेट में लिख दो। Its magnitude changes periodically with time and location।
लोकेशन चाहे यहाँ पर टाइम के साथ चेंज होगा तो ये हमारा मैग्नीट्यूड भी टेंशन का चेंज होता रहेगा। लिख लीजिए फास्ट। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है, ये नहीं भी लिखे तो चलेगा पैराग्राफ वाला। सिर्फ क्या बोल रहा है समझ लो। एज द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि हमको मालूम है मोशन कैसी है, ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी हर पॉइंट पे स्पीड इसकी अलग अलग रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही हमने पढ़े थे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहता है उसमें, वेरिएबल स्पीड, यानी कांस्टेंट नहीं रहती स्पीड बल्कि वेरिएबल, गैर यकसा चाल के साथ हरकत, गैर यकसा दायरे हरकत होती है, पढ़े थे हमने, है ना। चलिए, तो यहाँ पर वही बता जा रहा है कि एज द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एक्सेप्ट एट द अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट पोजिशन। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे दो पोजीशन है यहाँ पर, दोनों पोजीशन पे जो फोर्स रहेंगे पार्टिकल पे वो किधर रहेगा, टुवर्ड द सेंटर। ऑल एट ऑल द अदर पोजीशन पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल एंड इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड, और बाकी पोजीशन पे स्पीड चेंज करने के लिए हमारे पास यूज़ होगा। ये अपर मोस्ट पे पूरा की पूरा जो है इस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट होंगे, ठीक है। दूसरे डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स दूसरे भी आ जाएंगे। तो ये पैराग्राफ अपने को नहीं लिखना है, सिर्फ देख लिए। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, साइड हेडिंग अपर मोस्ट पोजिशन, राइट डाउन साइड हेडिंग अपर मोस्ट पोजिशन, सबसे बुलंद मकाम ए, नाम भी दे दिया उसने फिगर में वैसे ही, तो आप भी दे दो उसको नाम ए। दिख रहा है पॉइंट सबको, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए। चलिए, अब सबको मालूम है यहाँ बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है हमारी, जब वो ए पोजीशन पे है, ठीक है, ए पोजीशन पे है तो वेट भी नीचे mg रहेगा, और टी एट ए यानी टेंशन एट ए ये भी किधर रहेगा बेटा, नीचे की जानी भी एक्ट होगा, क्योंकि ये टी ए हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन, डोर की वजह से जो तनाव है। और हमको मालूम है mg हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ यानी यह कि डाउनवर्ड ही करता है, तो दोनों भी नीचे की जानिब यहाँ पर अमल कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं, लिख दिए हेडिंग, उसमें लिख दीजिए बोथ वेट mg एंड टुवर्ड द सेंटर एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन आर डाउनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। इन दिस केस देयर रिजल्टेंट इज यूज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अब ये दोनों भी इधर है। अब अपने को एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर क्या लगता है उसको, नेसेसरी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी मरकज़ जो क़ुव्वत दरकार होती है। तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ से आ सकती, तो देखें तो दोनों भी सेंटर की तरफ है, यानी ये दोनों को मिला के जो फोर्स होगी वही होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम क्या करेंगे, बता देंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों का सम होगी, ठीक है। तो ये दोनों का सम होगी, टी ए प्लस एम जी, ये दोनों मिला के हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमको मालूम है एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पर ले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी प्लस टी ए, और ए पॉइंट पे है इसलिए यहाँ पर लगा दिए हमने ए, यहाँ भी लगा दिए ए। तो ये पहली जो इक्वेशन लाई, समझ में आया क्या सबको, ज़रा अच्छे से देखिए। सर्कुलर मोशन करने के लिए ज़रूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम देखेंगे यहाँ कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमको देखने में मिल रहा है कि यहाँ दो फोर्सेस है, एक टी ए एक एम जी, और दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का एडिशन कर लिए, तो ये दोनों का एडिशन मिलके हमको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो उर्दू वाले लिखो बेटे दोनों, इंग्लिश वाले ये एज इट इज़ लिख दो, पूरा एज इट इज़ इक्वेशन इसको 1 दे दो। उर्दू वाले लिखिए सबसे आज़म मकाम हाउस में लिख दो ए, लिखो उसके नीचे दोनों वज़न mg और टोर में तनाव की वजह से क़ुव्वत, डोर में तनाव की वजह से क़ुव्वत नीचे की जानिब अमल करेगी। ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन, नीचे की जानिब अमल करेगी, यानी दायरे के मरकज़ की जानिब, यानी दायरे के मरकज़ की जानिब। इस सूरत में
बोल के डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, ये वाली। इस सूरत में शक्ल से देख के ले लिए अपन, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ क़ुव्वत एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ क्या है आगे देखिए, रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब जाहिर सी बात है, ये डोरी की जितनी लंबाई रहेंगी, जो अपन घुमा रहे हैं यहाँ पे डोरी, तो ये डोरी की लंबाई और ये सर्कल का रेडियस दोनों एक ही बात है। जो आपने डोरी से बांधे पत्थर को फिर इसको घुमा रहे, तो ये डोर की लंबाई जितनी, सर्कल का रेडियस भी उतना ही रहेगा। तो नीचे वही बताया जा रहा है कि रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो डोर है उसकी स्ट्रिंग सेम रहेगी। ठीक है, आया समझ में। फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट, यानी कि सबसे मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हमको देखना है आगे। या फिर और इफ़ द मोशन इज़ टू बी रियलाइज विथ मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम होगा हमारे पास टी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मिनिमम होते होते सबसे कम यहाँ पर मिनिमम हो सकता है टी ए ज़ीरो, और दूसरा वेलोसिटी एट ए हो सकता अंडर रूट आर जी। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। अंडर रूट आर जी कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आया। चलिए देखिए, इधर एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रख लेना है कि टेंशन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जो है अंडर रूट आर जी हो जाएगी। तो देखिए बेटा किस तरह से आया, सिर्फ आपको याद अच्छे से रहना, बैकग्राउंड में आपको मालूम रहना कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया ये। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या बोलना है कि जो सर्कुलर मोशन हो रही है ये, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे हमने दो चीज़ें देखे। क्या क्या देखे, एक तो इसका वज़न mg, दूसरा इसका टेंशन t है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि बॉडी यहाँ पर कर रही है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन है उसकी mv स्क्वायर बाय आर इज़ इक्वल टू, ये मालूम है अपने को। ठीक है, mv स्क्वायर बाय आर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर बॉडी के सेंट्रीपिटल फोर्स फ़िलहाल जो देने की कंडीशन में है वो है मास एंड ग्रेविटी, यानी कि उसका वज़न mg, तो हम बता देंगे mg। और t जो है इस कंडीशन पे है ज़ीरो, क्योंकि हमको मालूम है जब हम यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम घुमा रहे हैं डोर को, तो टेंशन यहाँ पर एकदम ज़ीरो हो जाता है। कोई टेंशन यहाँ पर हाई स्पीड में नहीं होता है। तो हम बता देंगे कि जो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन है वो ज़ीरो। तो यहाँ पर ले लिए टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे ज़ीरो। मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, आगे हम उसको भी देख के बता देंगे कि कैसा ज़ीरो आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ से आ रही है, हमारे वेट से आ रही है mg से। ये m कर दिया आपने कैंसिल, ये r को भेज दिए क्रॉस मल्टीपल में उधर, तो ये आपका बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। ये स्क्वायर कट करे तो इधर लग गया अंडर रूट, इसलिए आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। समझ में आया क्या ये कैसा आया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg था, m गेट कैंसिल किए, r क्रॉस मल्टीपल में उधर भेजे, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। एंड स्क्वायर कट कर देंगे बेटा तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, सो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया। ए पॉइंट पे वेलोसिटी जो है मिनिमम होती है, क्योंकि अपने को एक चीज़ मालूम है कि सर्कुलर मोशन में सबसे स्लो स्पीड कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। अगर आप कोई हाथ में पकड़ के वेटेड बॉल वगैरह अगर अपना हाथ भी ऐसे घुमाओगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जब हाथ नीचे आएगा तो आपकी स्पीड खुद ब खुद फास्ट हो जाएगी, और जब ऊपर से रहेगा तो स्लो रहेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम हम इसको बोल सकते, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो रहेगी अंडर रूट आर जी। तो डायरेक्ट अपने को याद रख लेना है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट यानी सबसे निचला मकाम। तो इंग्लिश वाले जो है बेटा एज इट इज़ लिख लीजिए, पूरा बेहतरीन लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा लास्ट तक लिख लीजिए। इसको आप दे सकते इक्वेशन नंबर 2, उर्दू वाले भी दे दो इक्वेशन 2। अच्छा, उर्दू वालों ने लिखे क्या, ये नहीं लिखे शायद से, चलो ये रेडियस आर ये लिख दो। जो ऐसा लिखो, दायरे का निस्कुतर डोर की लंबाई के मसावी होगा। लिखो जल्दी जल्दी, दायरे का निस्कुतर डोर की लंबाई के मसावी होगा।
उसके आगे बोलो। सबसे बुलंद मुकाम पर अकल तरीन रफ्तार बोल के लिख लो। चलो इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, लिख के ये लिख लो 2 स्टेप्स। टेंशन 0 होता है, वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होती है। आया समझ में? चले नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लोअर मोस्ट पोजीशन, सबसे निचला मकाम। पहले सबसे बुलंद मकाम पे देखे थे ऊपर, अब देखेंगे सबसे निचला मकाम। सबसे बुलंद मकाम यहाँ देखे, अब यहाँ सबसे निचला मकाम पी पर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहले क्या बताया, फोर्स ड्यू टू टेंशन टी बी इज़ वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि अपने को मालूम है ये टूवर्ड द सेंटर है हमेशा, तो सेंटर की तरफ रहने की वजह से यहाँ पर हम बता सकते ये बी पॉइंट पे टूवर्ड द सेंटर है टी बी, तो ये चले गया ऊपर टी बी। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद एम जी तो हमेशा नीचे ही रहेगा। अब दोनों की डायरेक्शन यहाँ कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन हुई तो क्या करना, एक को माइनस ले लेना। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता, mv²/r रहता। अच्छा ठीक है, किधर है, उन्हें इधर है। चलो इज इक्वल टू, टेंशन भी उधर ही है तो ले लिए टीबी माइनस क्या कर देंगे mg, तो ये बन गया टीबी माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। ये बी पॉइंट का है तो नीचे लगा दो 20 के। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से हमने डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर बना दी गई है। चलिए तो ये एज इट इज़ लिख दीजिए पूरा, और इंग्लिश वाले फार्मूला इसको इक्वेशन नंबर 3 अपन दे सकते। उर्दू वाले लिखो, सबसे निचले मकाम बी पर लिखो। तनाव की वजह से क़ुव्वत टी बी, तनाव की वजह से क़ुव्वत टी बी। देखो कुछ बच्चे कैसा है, टी बी लिखने का तो टी बी ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, सफिक्स में रहना छोटा सा नीचे। वो कौन थे वो एफ सी पी वो कुछ लिखे तो ऐसा लिखे एफ सी पी, ऐसा नहीं है बेटा, वो एफ सी पी नीचे आना चाहिए सफिक्स में। ठीक है, वी मैक्स का भी वैसे ही, वी नीचे मैक्स छोटा आना चाहिए। हाँ चलो, तनाव की वजह से क़ुव्वत टी बी उमूदी सिम में ऊपर की जानिब होगी, यानी मरकज़ की तरफ, यानी मरकज़ की तरफ। इंग्लिश वाले सेम लिखो बेटा, पूरा लिखो सेम। और वज़न mg के मुखालिफ होगी। इस सूरत में लिख दो डायरेक्ट ही। चलो टी बी इन्हें अपोजिट है इसलिए माइनस mg, दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे इसलिए mv²/r। बी पॉइंट का इसलिए लगाए यहाँ पे बी, लिख दो इसको, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने देखे बी पॉइंट पे, आ रहा बेटा समझ में? चलिए आगे देखें, देखिए आगे यहाँ तक लिख देना है, बस रुक जाना है उसके बाद। देखो, वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू आर। देखो क्या बताया जा रहा है, लिखेंगे सुकून से, पहले समझ लो कि हमारे पास जो ये सर्कल है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर रहता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये r+r, टोटल कितना होता 2r, यहाँ से यहाँ तक होता। हाँ, तो यही बताया जा रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो यानी वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट पॉइंट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज़ 2r। समझ में आया क्या? MCQ में पॉइंट आ सकता, ज़रा अच्छे से याद रखो, कुछ भी लिख के नहीं आना। एंड द मोशन इज़ गवर्न ओनली बाय ग्रेविटी, और ये जो है हमारा ओनली ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आ जाता है ना, ऐसे फास्ट सीधा। आपको मालूम है जब आप ऊपर हाथ ले जाएंगे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज अगर आप हाथ ले जा रहे हैं ऐसा ऊपर, लेकिन यहाँ से फिर आपको हाथ नीचे लाने की खुद ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है ना।
तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, ठीक है। Hence the corresponding decrease in the gravitational potential is converted into kinetic energy। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हो रहा, तो एक चीज़ याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास mgh। क्या क्या है? mgh। ये h क्या है? हाइट है ना। तो अब जैसा जैसा अपन नीचे आएंगे हाइट कम हो रही और g की मतलब नीचे की जानिब आ जा रहा, हाइट कम हो रही, तो इस वजह से हमारे पास mgh की वजह से, h कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ये mgh ऐसा है, यानी h और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो h कम होता होता तो ये भी कम हो जाता साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, रास्ता नासुब है ना। तो जब पोटेंशियल कम हो जा रहा, यानी वहाँ पर ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि वही पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या है? हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसा जैसा आप ऊपर से नीचे आएंगे आपकी स्पीड जो है बढ़ते जाएगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। आया समझ में? चलिए ठीक है। तो क्या बोले अपन ने? वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम द अपर मोस्ट टू लोअर मोस्ट पॉइंट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2r एंड द मोशन इज गवर्न्ड बाय द ग्रेविटी, only by the gravity, hence the corresponding decrease in gravitational potential energy is converted into kinetic energy। तो ये यहाँ पर as it is लिख लीजिए, इंग्लिश वाले as it is लिखिए, उर्दू वालों को हम बोल रहे हैं लिखिए आप लोग भी। जब सबसे आज़म मकाम से सबसे निचले मकाम की तरफ आते हैं या हरकत होती है तब उमूदी हटाव 2r होता है, उमूदी हटाव 2r होता है, और हरकत सिर्फ सकली कशिश की वजह से होती है, सकली कशिश की वजह से होती है, ठीक है। लिहाजा सकली तवानाई बिलक़वा की कमी, सकली तवानाई बिलक़वा की कमी तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है, तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कन्वर्जन थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। टोटल जो एनर्जी होती है वह कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमने देखे थे, मतलब कहीं पर जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम करते हैं तो वो टोटल एनर्जी होता है। और तवानाई बिल ख़वा जो टोटल है, तवानाई बिल ख़वा और तवानाई बिल हरकत का मजमुआ होती है कुल तवानाई, ये ऐसा हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तवानाई को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको फना किया जा सकता है ना। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते। चलिए तो आइए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये लिख दिए हमने, यहाँ पर बता देंगे, देखिए ज़रा ध्यान से जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इधर है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इधर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, mgh इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप ले सकते काइनेटिक एनर्जी बाद वाला माइनस काइनेटिक एनर्जी पहले वाला, ठीक है। ke2 माइनस ke1 ऐसा ले सकते। इसको देखते हुए डायरेक्ट स्टेप लिया हुआ है, आप भी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेप, बुक में भी डायरेक्ट स्टेप लीजिए समझने के लिए, कहीं तो भी ये लिख कर रख सकते, जस्ट अ मिनट रख सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे mg एज इट इज़, h के प्लेस में हम रख देंगे 2r, h के प्लेस में क्या रख देंगे 2r, क्योंकि पहले ही बोल दिया हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r है। तो mgh ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 2r, ये r यहाँ तक 2r हो जाएगा ये, ठीक है। तो रख दिए 2r इज इक्वल टू जी, काइनेटिक एनर्जी 2 यानी क्या हमारा B पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हम A बोल रहे हैं, दूसरा वाला पॉइंट B बोल रहे हैं। तो ke2 की जगह हम लिखेंगे हाफ mv², और सेकंड जो पॉइंट है उसको हम B नाम दिए, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे VB, नीचे लगा देंगे, है ना। और उसी के साथ फिर जो काइनेटिक एनर्जी 1 है
उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर, है ना, यानी ए पॉइंट को हमने फर्स्ट दिए थे। तो इस तरह से ये हमने स्टेप ले लिए, इस स्टेप को थोड़ा सा अरेंज करके, ठीक है, अच्छे से पेज पर लिख कर निकालिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चले उसके बाद हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो आप लोग अगर देखें, ये इधर से हाफ कॉमन लिए, क्या करें, हाफ हाफ को कॉमन लिए, डायरेक्ट स्टेप इसने ले लिया हुआ है यहाँ पे। तो हाफ में से आपने यहाँ से दोनों के पास से हाफ और m भी कॉमन लिए सपोज, तो बेटे ये mg2r एज इट इज़, इधर से हाफ m कॉमन लिए, इधर से भी हाफ m कॉमन लिए, तो ये बन गया हाफ m ब्रैकेट में, इधर बचा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो ये बन गया वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू के इधर क्या है mg2r, mg इंटू 2r, इधर का m हो गया गेट कैंसल, ठीक है। ये नीचे वाला 2 हम इधर भेजे तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमने ले लिए 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 एंड ये r ये g, तो ये बन गया 4rg, तो यहाँ ले लिए 4rg, दिख रहा है क्या सबको 4rg। और जो राइट साइड में है वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वो एज इट इज़ रख दिए वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 दे दिए, शायद ये इसको 5 दे देंगे, ठीक है, समझ में आया, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। और जैसा कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, अपन ने वी ए का फॉर्मूला यहाँ पर लेकर आए हैं अंडर रूट आर जी, तो अगर हम यहाँ पर रख देंगे वी ए का वैल्यू अंडर रूट आर जी, तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए की जगह रखे अंडर रूट आर जी, इसका भी है स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ पे वी ए का स्क्वायर है, तो ये वी ए की वैल्यू अंडर रूट आर जी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया बेटे 4rg, ठीक है, बुक में शॉर्टकट लिए हुए आप सॉल्यूशन करके इजीली ला सकते, स्क्वायर कट रूट कट, ये बच गया माइनस आर जी, माइनस का आर जी आप उधर साइड भेज दो तो ये बन जाता वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg पहले से है, माइनस का rg उधर भेजे, प्लस का rg हो गया 4rg प्लस rg, टोटल हो गया 5rg, इधर vb का स्क्वायर है, स्क्वायर कट कर दिए तो ले लेंगे अंडर रूट, तो ये हो गया vb इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर उसने ले लिया vb इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। और याद रखिए b पॉइंट हमारा जो ऊपर है वो मिनिमम के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर सकते, vb जो मतलब ऊपर से नीचे आने के बाद हम बोल सकते कि यहाँ पर जो है vb की वैल्यू है अंडर रूट 5rg इस्तेमाल कर सकते। और एक बात याद रखो, b पॉइंट पे जो है सबसे हाई रहेगी स्पीड, आया समझ में, वेलोसिटी b पे हाईएस्ट रहेगी, एक बात आपने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिए दोनों पॉइंट्स के लिए, एक तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए, एक तो लोएस्ट पॉइंट के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, ये तो आ गया वेलोसिटी। टेंशन के लिए कैसा करेंगे फिर हम, टेंशन के लिए चलिए, तो टेंशन यहाँ पर हम मालूम कर सकते दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, इक्वेशन 1.9 1.11, तो 1.9 यानी ये 1.11 हमारी ये है, और 1.9 यानी कि हमने जो पिछली वाली इक्वेशन दिए ये नीचे, अब अपन ने जो हिसाब से नंबर दिए इसको शायद से अपन ने, हाँ, इसको अपन ने इक्वेशन 1 दिए थे और उसको इक्वेशन 3 दिए थे, बराबर है, इसको 1 दिए थे और जो ऊपर जो इक्वेशन है हम उसको 3 दिए थे, तो हम क्या करेंगे, ये इसको 3, तो इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट यानी कि तफरीक करने पर इक्वेशन 1 और 3 की तफरीक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड कर दिया अपन ने, ठीक है, तो ये हो गया ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए 3 में से 1 को माइनस कर रहे अपन, तो पहले 3 का लेफ्ट लेंगे, टी बी माइनस एम जी, तो यहाँ ले लिए टी बी माइनस एम जी, फिर 1 का लो टी ए प्लस एम जी, तो ये टी ए प्लस एम जी एक्चुअल में है, तो हम कर रहे दोनों का माइनस, ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सपैंड करके देख लेंगे, इसने शॉर्टकट में लिया। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले इक्वेशन 3 का, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी बी माइनस एम जी, टी बी माइनस एम जी माइनस इसका ले आप 1 का एम जी प्लस टी ए, या टी ए प्लस एम जी भी बोल सकते हैं आप, टी ए प्लस एम जी
ठीक है। चलो अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे हम माइनस से तो ये हो जाएगा टी बी माइनस एम जी, ये माइनस टी ए एंड प्लस माइनस माइनस एम जी। तो आप ज़रा गौर से देखेंगे तो ये बना टी बी माइनस टी ए एंड माइनस एम जी माइनस टू एम जी। तो ये बन जाएगा टी बी माइनस टी ए माइनस टू एम जी। ये स्टेप डायरेक्टली भी है, ये आप लोग लिख लीजिए ज़रा फास्ट। टी बी माइनस टी ए माइनस टू एम जी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया सबके समझ में। चलो राइट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास जी, तो राइट हैंड साइड में है एम वी बी स्क्वायर बाय आर और इधर है वी ए स्क्वायर बाय आर। तो एम बाय आर दोनों के पास भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करें, एम बाय आर को कॉमन ले लिए। इधर बच गया वी बी स्क्वायर, इधर बच गया वी ए स्क्वायर, दोनों का माइनस ले लिए एज इट इज़। तो ये बन जाएगा हमारा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो ये आ गया टी बी माइनस टी ए माइनस टू एम जी इज इक्वल टू एम बाय आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अपन रीअरेंज करके। कैसा कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास टी ये माइनस का 2mg है, इसको अपन राइट साइड भेज दिए और Vb का भी वैल्यू रखे, Va का भी वैल्यू रखे। Vb का वैल्यू क्या आया हमारे पास, Vb का वैल्यू आया हुआ है √5rg। Va का वैल्यू क्या आया हुआ है, Va का वैल्यू आया वाला है हमारे पास √rg। ये यहाँ पर है Va का वैल्यू √rg। ये दोनों वैल्यूज़ रख देंगे आप इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये Vb की जगह पे रखना है √5rg, Va की जगह पर रखना है √rg, दोनों की वैल्यू रख देना है और ये -2mg को इधर भेज देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा टी बी माइनस टी ए इधर ही रखना, सिर्फ ये माइनस का 2mg उधर भेज के प्लस का 2mg कर देना। तो सब सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर 6mg, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6mg लेकर आना आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके। होमवर्क करने के बाद मुझे आपने इमेज भेज देना है। नंबर सब लोगों के पास है नहीं है